हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। हम कर रहे थे लूसेंट जी के और उसमें हमारा इंडियन इकोनॉमी चल रहा है और आज हम करेंगे टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज एंड होलसेल प्राइस इंडेक्स। तो सबसे पहले शुरू करते हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री। अगर हम बात करें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोवाइडर ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन द कंट्री। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री से इंडिया में अबाउट 450 लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है, मतलब कि 450 लाख जो लोग हैं हमारी कंट्री के वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काम करते हैं। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन एंड जूट। कॉटन एंड जूट का इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है और सिल्क एंड मैन मेड फाइबर का सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। कानपुर में 10 कॉटन मिल्स है, इसलिए कानपुर को क्या बोला जाता है? मैनचेस्टर ऑफ नॉर्थ इंडिया। अब इंडस्ट्रीज को, टेक्सटाइल इंडस्ट्री को फाइनेंस प्रोवाइड करने के लिए सिडबी इस्टेब्लिश करी गई थी 1990 में। सिडबी की फुल फॉर्म क्या है? स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। फिर स्मॉल इंडस्ट्रीज के में रिफॉर्म लाने के लिए आबिद हुसैन कमेटी बनाई गई थी। फिर IFCI आया, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इस्टेब्लिश हुआ था 1 जुलाई 1948 को। इसका एम क्या था? पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर की इंडस्ट्रीज को लॉन्ग टर्म एंड मिड टर्म क्रेडिट प्रोवाइड करना। फिर ICICI इस्टेब्लिश किया गया 1955 में। इसका एम क्या था? इसका काम था प्राइवेट सेक्टर की इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करना इन द एस्टैब्लिशमेंट, डेवलपमेंट एंड मॉडर्नाइजेशन। प्राइवेट सेक्टर की जो इंडस्ट्रीज है उसकी एस्टैब्लिशमेंट में सपोर्ट करना, उसकी डेवलपमेंट में सपोर्ट करना और उसकी मॉडर्नाइजेशन में सपोर्ट करना। फिर IDBI इस्टेब्लिश करा गया, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, 1 जुलाई 1964 को। अब इसका काम क्या था? इसका काम भी इंडस्ट्रीज को फाइनेंस प्रोवाइड करना ही था। IRBI बना, इंडस्ट्रियल रिकंस्ट्रक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया, ये इस्टेब्लिश हुआ था 1971 में। इसका एम था सिक इंडस्ट्रियल यूनिट्स को रिकंस्ट्रक्ट करना। सिक इंडस्ट्रीज क्या होती है ये मैं आपको पहले पढ़ा चुकी हूँ। अगर आपको नहीं पता तो आप मेरी पिछली की वीडियो जाकर देख सकते हो। फिर UTI इस्टेब्लिश हुआ था 1964 में, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। इसका काम क्या था कि लोगों की स्मॉल सेविंग्स को इकट्ठा करना, उसके यूनिट्स को सेल करना और उसको इन्वेस्ट करना श्योरिटीज में। श्योरिटीज क्या होती है? जिसमें कि आपको प्रॉमिस किया जाता है कि हाँ, आपको आपका पैसा वापस मिलेगा ही मिलेगा। तो UTI का काम क्या था? स्मॉल सेविंग्स को इकट्ठा करना और उसको श्योरिटीज में इन्वेस्ट करना। फिर 17 मार्च 1997 को इंडियन इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट बैंक इस्टेब्लिश किया गया अंडर कंपनीज एक्ट 1956। अब प्रेजेंटली जो इसका ऑथोराइज्ड कैपिटल है वो है 1000 करोड़ रुपीस और इसका जो हेड ऑफिस है वो है कोलकाता में। अब हम बात करते हैं रीसेंट रिफॉर्म्स की, जो अभी इंडस्ट्रीज में रीसेंट रिफॉर्म्स किए गए हैं। अब 1991 से अगर हम पहले की बात करें तो पहले क्या होता था? पहले कोई भी इंडस्ट्री को सेटअप करने के लिए लाइसेंस की जरूरत होती थी। 91 में आए LPG रिफॉर्म्स, तो उसके बाद जो इंडस्ट्री को सेटअप करने के लिए लाइसेंस की जरूरत इन्होंने जो भी होती थी उसको खत्म कर दिया, कुछ इंडस्ट्रीज को छोड़कर। 5-6 इंडस्ट्रीज थी, अगर वो आपने उसके रिलेटेड आपने कोई इंडस्ट्री खोलनी है तो उसके लिए आपको लाइसेंस की जरूरत है, अदरवाइज आपको लाइसेंस की जरूरत नहीं है। उसमें एक इंडस्ट्री थी डिफेंस इंडस्ट्रीज। अब जो डिफेंस इंडस्ट्रीज है ना, इसमें भी बहुत सारी इंडस्ट्रीज आ जाती है, जैसे कि वॉरशिप बनाने, डिफेंस इक्विपमेंट्स बनाने, तो ऐसे बहुत सारी इंडस्ट्रीज आ जाती है। तो डिफेंस इंडस्ट्रीज को अब इन्होंने लाइसेंस फ्री कर दिया कि अगर आपने डिफेंस इंडस्ट्री खोलनी है तो उसके लिए आपको लाइसेंस की जरूरत नहीं है। इसमें भी कुछ एक्सेप्शंस आ गई, जैसे वॉरशिप इंडस्ट्री है तो उसके लिए लाइसेंस की जरूरत है, बट हाँ, अगर आपने नॉर्मल डिफेंस इंडस्ट्री सेटअप करनी है तो उसके लिए आपको लाइसेंस की जरूरत नहीं है। तो उसके लिए इन्होंने FDI पॉलिसी में अमेंडमेंट्स करे। अब इसके चलते हुए डिफेंस सेक्टर में FDI अलाउ कर दी अप टू 49% और रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर में FDI अलाउ कर दी अप टू 100% और इंश्योरेंस एंड पेंशन सेक्टर में FDI अलाउ कर दी अप टू 49%। अब जो इन्वेस्टमेंट होती है ना, इन्वेस्टमेंट की एक लिमिट होती है कि आप किसी इंडस्ट्री में इतने पैसा तक ही इन्वेस्ट कर सकते हो, इससे ज्यादा इन्वेस्ट नहीं कर सकते। अब ये इन्वेस्टमेंट लिमिट को सेट कौन करता है? इन्वेस्टमेंट लिमिट की परमिशन कौन देता है? ये देता है फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड। अब इन्वेस्टमेंट की लिमिट इन्होंने इंक्रीज कर दी, पहले थी 1200 करोड़ और अब कर दी 3000 करोड़।
और जो इन्वेस्टमेंट की डेफिनेशन होती है एफडीआई पॉलिसी के अकॉर्डिंग वो भी चेंज होती रहती है। अब ये चेंज कौन करता है? चेंज्ड बाय द नॉन रेजिडेंट इंडियंस एनआरआईज पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन पीआईओ एंड ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया ओसीआई। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं होलसेल प्राइस इंडेक्स। होलसेल प्राइस इंडेक्स का होता है जो ट्रांजैक्शन की अर्ली स्टेजेस होती है, उसमें जब कमोडिटीज की बल्क में सेल होती है उस टाइम पे जो कमोडिटी का प्राइस होता है उसमें जो एवरेज चेंज आती है उस चेंज को बोलते हैं होलसेल प्राइस इंडेक्स। अब जो होलसेल प्राइस इंडेक्स होता है ना, इसमें भी आगे जो कमोडिटीज आती है उनको 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया हुआ है। कौन कौन से ग्रुप्स है? फर्स्ट आते हैं प्राइमरी आर्टिकल्स फर्स्ट ग्रुप में, सेकंड ग्रुप में आते हैं फ्यूल एंड पावर और थर्ड ग्रुप में आते हैं मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स। अब जो होलसेल प्राइस इंडेक्स हम कैलकुलेट करते हैं, जो एवरेज चेंज हम देखते हैं, अब एवरेज चेंज भी तो हम किसी से कंपेयर करके देखेंगे ना कि पिछले साल या इस साल में इतना जो भी हुआ था WPI था और इस साल में इतना WPI है, तभी हम उसका एवरेज तो निकालेंगे ना। तो जो एवरेज निकालने के लिए ईयर होता है वो प्रीवियस ईयर से एवरेज नहीं निकाली जाती, वो बेस ईयर से एवरेज निकाली जाती है। अभी तक 6 बेस ईयर्स चेंज हो चुके हैं, यहाँ पे लिखे हुए हैं, आप पढ़ लेना। अभी जो करंट बेस ईयर चल रहा है वो है 7th वाला, ठीक है। अभी करंट जो है वो है 2011-12, उसको हम बेस ईयर मान के WPI निकालते हैं। जो नई WPI सीरीज है उसमें बहुत सारी इंप्रूवमेंट्स करी गई उसके कॉन्सेप्ट में, उसके कवरेज में और उसकी मेथोडोलॉजी में। जो रिवाइज्ड WPI बास्केट है उसमें जो नंबर ऑफ आइटम्स है वो इंक्रीज कर दी गई है फ्रॉम 676 टू 697। अब ओवर द टाइम इकोनॉमी का स्ट्रक्चर चेंज होता रहता है। इकोनॉमी का स्ट्रक्चर चेंज होने से जो अलग अलग ग्रुप्स की वेटेज होती है वो भी चेंज होती रहती है, अलग अलग ग्रुप्स की जो रिलेटिव इंपॉर्टेंस होती है वो भी चेंज होती रहती है। से फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो पहले क्या था, पहले फैन होते थे तो फिर कूलर आया, कूलर के आने से फैन की इंपॉर्टेंस कम हो गई, तो उसके बाद एसी आया, एसी के आने से कूलर की इंपॉर्टेंस भी कम हो गई। पहले कूलर की इंपॉर्टेंस ज्यादा थी, फैन की कम थी, फिर कूलर के बाद एसी आया तो कूलर की इंपॉर्टेंस कम हो गई, एसी की बढ़ गई। तो जो इंपॉर्टेंस होती है वो चेंज होती रहती है चीजों की। अब अगर हम ये इंपॉर्टेंस की बात करें तो जो प्राइमरी आर्टिकल्स है उनकी जो WPI बास्केट में जो उसकी इंपॉर्टेंस है वो इंक्रीज हुई है फ्रॉम 21 टू 22.6%, जबकि फ्यूल एंड पावर ग्रुप्स है इसकी डिक्लाइन हुई है फ्रॉम 14.9 टू 13.2%। और जो मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स है इसकी भी मार्जिनली डिक्लाइन ही हुई है, चलो थोड़ी सी हुई है बट डिक्लाइन हुई है। कितनी हुई है? 64.9 टू 64.2%। राइट, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। नेक्स्ट हम करेंगे न्यू मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हो तो। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।